नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है 5S। 5S के बारे में कई लोगों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की थी, तो हमने कहा चलो इस पे जो है एक वीडियो बनाया जाए और इस पे कई लोगों के कई तरह के सवाल थे। सवाल इस तरह थे कि 5S क्या है? 5S एक जापानी तकनीक है जिसका विकास जापान में हुआ था, इसीलिए हम 5S को एक जापानी तकनीक भी कहा जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। क्या इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कई इंडस्ट्रीज ने इसको अपने यहाँ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाया। अगला सवाल आया था कि क्या इसका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है? बिल्कुल, कई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने इसका उपयोग किया है और इसका बहुत फायदा उठाया है। अगला सवाल था कि क्या ये भारत में पहले लागू किया गया है? बिल्कुल, ये भारत में बहुत सक्सेसफुली कई इंडस्ट्रीज ने इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और इसका बेनिफिट न केवल प्रोडक्टिविटी के लिए बल्कि क्वालिटी के लिए भी लिया है, फायदा लिया है इसका। अगला सवाल आता है कि 5S कितने प्रकार के होते हैं? 5S 5 प्रकार के होते हैं: सेरी, सिटोन, सेसो, सुकेसु और सुत्सेक्सु। इसको जापानी वर्ड्स में मैंने कहा, लेकिन जैसे अगर हम इसको कहें तो अंग्रेजी में सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, ये 5 एस आते हैं। इसके बारे में हम विस्तार रूप से आगे बात करेंगे। 5 एस यानी कि 5S को कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम एक एक एस को लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। चलिए इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। 5S 5S की 5S की खोज 1980 में ताकाशी ओसादा द्वारा की गई थी। ये जापानी तकनीकों में से एक था जिसको नाम 5S का दिया गया। 30 साल पहले कई लोगों ने इस बारे में जानने की कोशिश करी कि जापानी इंडस्ट्रीज इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, उनकी सफलता का राज क्या है। तो जब उन लोगों ने इस सफलता के राज के बारे में जाना तो शॉक्ड हो गए। उनको ये पता चला कि 5S ही जो है जापानी इंडस्ट्रीज की सफलता का राज है। और 5S को कारखानों ने यानी कि इंडस्ट्रीज ने इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ था कि असामान्य स्थिति का भी आराम से ये लोग पहले ही जजमेंट यानी कि स्पष्ट उनको पता चल जाता था कि कब आपकी चीजें गलत होने वाली है। जिस इंडस्ट्रीज में 5S को इम्प्लीमेंट किया गया था वहां के इक्विपमेंट इतने साफ और इतनी अच्छी तरह से बनाए गए थे कि किसी भी तरह की समस्या का उनको पहले ही पता चल जाता था। जैसे अगर किसी बोल्ट अगर ढीली है तब भी पता चल जाता था, अगर ऑयल लीकेज है यानी कि तेल लीक होने वाला है उसका भी पहले पता चल जाता था। और धीरे धीरे स्वच्छता और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का ये जुनून जापानी संगठनों की एक पहचान बन गई। अभी जैसे हमने इतनी बात करी कि 5S के बारे में, इससे हमें खुद ही पता चल जाता है कि 5S हमें क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर मैं इसको 2 लाइन में इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बोलूं तो 5S न केवल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बल्कि ये क्वालिटी को भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से आगे लेके जाता है। अभी जैसे पीछे बात करी हमने 5 एस। पहला एस आपका सॉर्ट, सेकेंड एस है हमारा सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस है शाइन, चौथा एस है हमारा स्टैंडर्डाइज और फिफ्थ एस है सस्टेन। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली रो में जापानीज है, जापानी लैंग्वेज में लिखा हुआ 5 एस को, दूसरी रो में इंग्लिश में, तीसरी रो में हिंदी में। जैसे पहला ऐसे सॉर्ट यानी कि छाटना, दूसरा है सेट इन ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्था, तीसरा ऐसे शाइन यानी कि चमकना, चौथा ऐसे स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, पांचवा ऐसे सस्टेनेबल यानी कि अनुशासन। पहले एस के बारे में हम बात करते हैं तो पहले एस के बारे में आता है कि सॉर्टिंग यानी कि छाटना। जैसे कि हम इंडियंस में, हमारे भारतवर्ष में दिवाली के समय में हर घर में
सफाई अभियान जोशों से चलता है। घर में क्या किया जाता है कि घर में उनके अलमारी के भी सारे सामान को पहले बाहर निकाला जाता है। अलमारी को सफाई करने के बाद उसका सफाई की जाती है। लेकिन जो सामान निकलता है उनको 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है कि जिसका उपयोग, क्या ये सामान हमारा उपयोग आने वाला है। दूसरा कैटेगरी होती है कि हमें सामान ये उपयोग में तो नहीं आने वाला है, लेकिन हो सकता है किसी और के उपयोग में आने वाला है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किसी के घर में बच्चा हुआ था। अब उसका बच्चा आज की डेट में 8 साल का हो गया। उसके पास जब 2 साल का था स्वेटर, वो वाला स्वेटर रखा हुआ बच्चे का। तो हो सकता है कि वो स्वेटर 2 साल का बच्चे का स्वेटर उसको उस घर की गृहिणी को तो उपयोग में ना हो, अगर उसने अपना कोई बच्चा जो है आने वाले समय के लिए प्लान नहीं कर रखा हो। तो हो सकता है कि वो अपने नेबर्स को या अपने किसी रिश्तेदार को वो स्वेटर दे सकती है। यानी कि हमारा जो है कैटेगरी 1 विच कैन बी यूज, जो हमारे यूज में आ सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है कि हमारे यूज में नहीं आएगा, पूरी तरह से यूज में नहीं आ रहा है, तो उसको हमें सेल आउट कर देना है। तीसरा है कि हमारे यूज में नहीं आ सकता है लेकिन किसी और के उपयोग में आ सकता है। तो ये तीनों कैटेगरी में हम पहले सॉर्टिंग करते हैं। ये फोटो देखिए आप, पहले छांटने से पहले की फोटो है और छांटने के बाद जब उसको लगाया गया तो ये छांटने बाद की फोटो है। अभी जो हमने बात करी थी कि हम छांटते हैं, छांटने में जो तीसरी कैटेगरी होती है उसको इंडस्ट्रीज के में रेड टैग कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी यानी कि जो मेरे उपयोग में तो सामान नहीं है लेकिन हो सकता है कि किसी और के उपयोग में हो, तो उनकी सामान की लिस्ट इसमें लगा दी जाती है। अगर एक इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस है, इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन है, अगर मेंटेनेंस वाले के यूज में नहीं है तो उसने अपने एक जगह पे रेड टैग एरिया बनाया, उसने रेड टैग लगा के उस आइटम को रखा। अगर हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को उस सामान की जरूरत पड़ती है तो वहां से लेके जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज में एक तो पता चल जाता है कि कौन सा सामान हमारे उपयोग में नहीं लेकिन दूसरी जगह से हम ले सकते हैं। ये रेड टैग भी फर्स्ट एस का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एस यानी कि सेट इन ऑर्डर, यानी कि सुव्यवस्था। इसका एक स्लोगन है, हर चीज अपनी निर्धारित जगह पर और हर जगह पर अपनी निर्धारित चीज। यानी कि हर चीज के लिए एक जगह बनाई जाती है और उसको उसी जगह पर रखने के लिए ही कहा जाता है। ये हमारा सेकेंड एस आता है। इससे हम जो है हर चीज को, बोर्ड को रखने की जगह अलग है, फाइल को रखने की जगह अलग है, चेयर्स को रखने की जगह अलग है, टेबल को रखने की जगह अलग है। अगर सब चीज अपनी जगह पर सुव्यवस्थित होगी, जाहिर से बात है कि हमारा सर्चिंग टाइम कम होगा। इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आप अपने घर के किचन में देख सकते हैं। घर की किचन में घर की गृहिणियों को सबको पता होता है कि उनकी दाल, चीनी, जो भी चीजें हैं उनके डिब्बे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं और कैसे रखे हुए हैं, और उनको सर्च करने में 5 सेकंड से भी कम लगता है। तो हमें सेकेंड एस का देखने का एक ही तरीका होता है कि अगर हमारा सर्चिंग टाइम 5 सेकंड या किसी इंडस्ट्री बहुत बड़ी साइज में है तो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का उसको समय दिया जाता है कि सर्चिंग टाइम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमने इस तरह से सुव्यवस्था कर रखी है तो इससे हमारी समय की बचत भी होगी और हमारी चीज खराब भी नहीं होगी। तीसरा एस हमारा आता है शाइनिंग, यानी कि चमकना। इसका भी एक स्लोगन है, चमकदार सफाई। इसको कहा जाता है क्लीनिंग विथ मीनिंग, यानी कि मतलब के साथ सफाई। आपने ऐसी सफाई करी कि कोई चाह के भी वहां पे एक धूल का कण ना निकाल सके। इसका एक ही पर्पस होता है कि हमारी जब सारी चीजें हमने सॉर्टिंग कर ली, सिर्फ हमारे पास यूज की चीजें हैं और सारी यूजफुल चीजें हमारी अपनी जगह पे सेट इन ऑर्डर हैं,
तो बाकी जगह जितनी बची हुई है वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस को हम नलिफाई कर सके और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। ये एक वर्क प्लेस की आप पिक्चर देख सकते हैं। अब हम 4th एस की बात करते हैं, यानी कि मानवीकरण, स्टैंडर्डाइज। हमने तीनों एस तो बना लिए, अब तीनों एस को आगे हमें बनाए रखने के लिए हमें स्टैंडर्ड भी डिसाइड करने पड़ते हैं, ताकि हमारे तीनों एस बने रहें। हमारा आने वाले 4th एस और 5th एस, ये दोनों एस हमारे तीनों एस को बनाए रखने के लिए ही है। 4th एस में हम चेकलिस्ट बनाते हैं, जिसको हम जांच सूची कहते हैं, और साथ में हम जो हमारी जितनी SOPs हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस को भी हम लगाते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे जो है इसको किया जाए। जैसा कि हमने पहले के 3 एस में देखा, अब हम इन तीनों एस को सही तरह से मेंटेन करने के लिए हमें चेकलिस्ट हमें तैयार करनी चाहिए। जैसे कि पहले एस का मतलब है छांटना, तो ये कौन करेगा छांटना, कैसे करेगा, कितने समय पर करेगा, कितने समय के अंतराल पर करेगा, उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा। इन सब पॉइंट्स को हमें एक चेकलिस्ट में डालना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज तरीके से होना चाहिए कि किसी भी बंदे की एब्सेंस में कोई भी कार्य नहीं रुकना चाहिए। हर एक काम तय समय पर होना चाहिए, और साथ में स्टैंडर्डाइज प्रोसेस की भी जांच होनी चाहिए। जितने भी वहां पे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी हमें डिस्प्ले करना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट के जिम्मेदार व्यक्ति को हम डिफाइन करें और उसको वहां पे उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल बना के उनको 5S की ट्रेनिंग दीजिए। हर एक काम करने की एक सीमा तय करें, और जो SOPs हमारी तय है, उन SOPs के मुताबिक ही हम कार्य करें। इसका फायदा क्या होगा? 4th एस को अगर हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हमें पहले तीनों एसओ को मेंटेन करने में आसानी होती है, और कोई भी नया व्यक्ति आता है वहां पे, उसको समझने में भी आसानी होती है। और बाद में हम ये भी कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज का मॉरल भी बूस्टअप होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए 5th एस की तरफ ये एक चेकलिस्ट है। 5th एस हमारा आता है सस्टेनेबल, यानी कि अनुशासन। टीम वर्क के साथ अगर कार्य किया जाए तो रिजल्ट अच्छा होता है। सबको लेकर टीम वर्क के साथ कार्य करें, और जैसे कहा जाता है कि पार्ट ऑफ डेली वर्क एंड इट बिकम्स अ हैबिट, यानी कि अगर हम किसी कार्य को अपने दैनिक कार्य का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी आदत बन जाता है। तो वैसे ही हमें 5S को अपनी एक आदत बनाना है, ताकि ये हमारे रूटीन वर्क में शामिल हो जाए। इसका एक प्रोसेस ये भी है कि अनुशासन कैसे बनाया जाए। अनुशासन के लिए कई इंडस्ट्रीज में कंपटीशंस कराए जाते हैं, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन किया जाता है, ताकि लोगों के बीच में ये अच्छी तरह से लोगों को पता चल जाए, अवेयर हो जाए 5S के बारे में। वो कंपटीशन की भावना से उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना जागृत हो जाए, टीम भावना जागृत हो जाए, और वो 5S को लगातार अपने अंदर अपनी इंडस्ट्री में इसको बनाए रखें। ये एक सिस्टम बनाए रखने के लिए 5S की ऑडिट की एक चेकलिस्ट है, जिसको हमें बनाए रखना चाहिए। अगर हम 5वें एस का फायदा भी देखें, तो अनुशासन जीवन में हमें किसी भी क्षेत्र में चाहिए। संयम पूर्वक नियमों का पालन करके हम नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं। यहाँ पर अनुशासन का मतलब 5S की सफल
इम्प्लीमेंटेशन से होता है, उसके अमल करने से होता है। जैसे कर्मचारी और कंपनी दोनों ही आगे बढ़ते हैं। 5S प्रणाली में हम सभी 5S को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5S आपको पसंद आया होगा और आपकी इंडस्ट्री को इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।